हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चर आर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कुल 21 कहानियों को लगाया गया है, जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। यदि आप PYQ कर रहे हैं तो आप ज़्यादा पीछे मत जाइए। जो 2021, 22, 23 के प्रश्न हैं, इनको ही आप ज़्यादातर देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पैटर्न बदला है और बदले हुए पैटर्न पर कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम कहानी, जो एक महत्वपूर्ण यूनिट है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मैंने कुछ प्रश्नों को भी रखा है, उनसे आपको एक नज़रिया मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन तथ्यों को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, उनका ज़्यादा रिवीजन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। ये माधवराव सरपरे की है और महत्वपूर्ण यहाँ पर देवी प्रसाद पूर्ण सिंह है, क्योंकि इन्होंने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, एनटीए का भरोसा कभी मत करना आप। इसका विषय क्या है? यह कहानी आर्थिक चेतना की कहानी है। आधुनिक अर्थमूल यथार्थवादी कहानियों की पहचान की पहली कहानी है। इस पर भी आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे कि ये इसके उद्देश्य पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ पात्र हैं, जैसे जमींदार है, एक गरीब अनाथ विधवा है, बुढ़िया है, बुढ़िया की जो एक पोती है। ये एक वर्ग विषमता का भेदक इसमें चित्रण हुआ है। यहाँ से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि कहानी का मूल क्या है। वर्ग विषमता का भेदक चित्रण हुआ है, मानव मन की व्यवस्था का मार्मिक चित्रण है, शोषण के खिलाफ विद्रोह का चित्रण है और हृदय परिवर्तन की कहानी है। शासन पर व्यंग है, उस पर एक भ्रष्ट शासन का जो है वर्णन है, व्यंग नहीं कहेंगे, वर्णन है। और इसका जो अंत है वो सुकांत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904। प्रकाशन वर्ष जरूर से याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रम में भी पूछे जाते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 1904 की है। राष्ट्रीय आंदोलन को उद्घाटित करने वाली एक सफल कहानी है तथा बंग महिला के व्यक्तित्व और राष्ट्रीय भावना का परिचायक भी है। इसमें दो ही पात्र हैं, एक चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव, और एक लेखिका है। व्यंग्यात्मक शैली में कही गई है, उद्देश्य से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। केंद्रीय विषय, इसका केंद्रीय विषय अर्थनीति और राजनीति है। अंग्रेजी शासन शासक पद्धति, यहाँ इसे आप महत्वपूर्ण में रख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी शासन शासक पद्धति, अंग्रेजों की जातीयता पर प्रश्न उठाए गए हैं और शोषण को व्यंग्यात्मक रूप में चित्रित किया गया है। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। एक निबंध भी जो लॉर्ड कर्जन पर व्यंग करता है, एक कहानी भी है, और वहीं से ये प्रभावित होकर लिखी भी गई है, अभी आपको आगे पता चलेगा। और अंग्रेजों की कूटनीति, विद्या, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय चेतना आदि का चित्रण इसमें देखने को मिलेगा। व्यंग्यात्मक के साथ पत्रात्मक शैली भी है। इस कहानी में शिव शंभू के चिट्टों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, इनमें भी जो है लॉर्ड कर्जन पर व्यंग है और इस कहानी में भी व्यंग है। अब इसमें एक प्रश्न है, 5 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट का, हाल ही का प्रश्न है, जो दिसंबर में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी का सर्वप्रथम प्रकाशन किस वर्ष से हुआ? कभी कभी ये ऐसे वन लाइनर में पूछा जाता है, कभी कभी क्रम पूछा जाता है ना, तो ऐसे आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। तीसरी कहानी है दुलाई, दुलाई वाली, राजेंद्र बाला घोष, 1907, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और राजेंद्र बाला घोष पहली हिंदी की मौलिक कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर राय कृष्ण, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है? कला की दृष्टि से हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं किसको? तो दुलाई वाली को। इसकी विषय वस्तु को देखते हैं। जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लिखा जा रहा है उनको आप नोट कर लीजिएगा और उनका रिवीजन ज़रूर से कर लीजिए। यह एक मनोरंजन प्रदान कहानी है। कहानी की शुरुआत काशी से और समाप्ति इलाहाबाद में, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। स्त्री की दारुण कथा व्यक्त की गई है। स्त्री स्त्री का जो अकेलापन है, महिलाएं चिंता तो करती हैं पर साथ नहीं देती हैं। नवविवाहित घनिष्ठ मित्रों की कहानी है। हास्य का पुट है, अगर मनोरंजन करना है तो हास्य तो होगा ही, उसमें भी मौलिकता है और कल्पना दोनों है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग किया गया है, यानी कि एक तरह से उनका जो है विद्रोह किया गया है। काशी के आसपास के लोगों का चित्रण है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। कुछ पात्र हैं, पात्रों को देख लेते हैं। पात्रों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। वंशीधर मुख्य पात्र है, इलाहाबाद का निवासी है। जानकी देवी वंशीधर की पत्नी है। नवल किशोर ममेरा भाई है और अच्छा मित्र है। और सीता जो जानकी की बहन है, नवल किशोर उसकी पत्नी है। ये इसके मुख्य पात्र हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी वन लाइनर है। 30 सितंबर 2022 में वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है? पात्र से पूछा गया। अभी देखिए अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अगली जो कहानी है, चौथी कहानी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद्र। जमाना पत्रिका में ये जो है प्रकाशित हुई थी। कब? 1907 में। और जो ये संकलित है, तो ये संकलित है आपके सोजे वतन में, और इसका प्रकाशन हुआ था 1908 में। आप देखेंगे सोजे वतन में 5 कहानियाँ, जैसे सोजे वतन, शेख मखमूर, मेरा वतन, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। पात्र संबंधों को देखते हैं। एक दिलफिकार है, सच्चा प्रेमी है। दिलफरेब है, प्रेमिका है। काला चोर है, वीर सैनिक है। जो वीर सैनिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही क्या है? अनमोल रत्न है। ठीक है, यही आपका अनमोल रत्न है दुनिया का। ठीक है, अब इसके उद्देश्य को देखते हैं। विदेशी साम्राज्यशाही के विरुद्ध विरोधा अग्नि की प्रखरता से, विरोधा अग्नि होगा। ठीक है, विरोधा अग्नि के प्रखरता से उज्ज्वलित करना। वीर सिपाही की वीरता, जज्बे एवं वतन की रक्षा। ठीक है, शिशु के प्रति वात्सल्य, पति के प्रति समर्पण और निष्ठा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून में कंगना 5वीं कहानी है और राधिका रमण प्रसाद की है। 1913 की है, इंदुमती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह राजा रमणिका प्रसाद की पहली कहानी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्ल महत्वपूर्ण ना हो तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी। और एनटीए का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला है। एनटीए का कोई कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, पात्र संबंध, किरण है और ये नायिका है, नरेंद्र की पत्नी है। योगेश्वर हैं जो किरण के पिता हैं, नरेंद्र के गुरु हैं। नरेंद्र किरण का जो पति है, किरण तो है नहीं इसमें, किरण है ना, तो किन्नी एक किन्नरी है ये वैसे। ठीक है, जो नाचती गाती है। और जूही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके उद्देश्य को देखते हैं। मूल उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति के विवेक को जागृत करना, इसका मूल उद्देश्य है। वासना और प्रेम के भेद को स्पष्ट किया गया है। स्त्री की जो स्थिति है उसका चित्रण इसमें देखने को मिलेगा। तत्कालीन जो सामंत परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकरावट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है। ठीक है, जो नरेंद्र है वो थोड़ा कोठे वोटे पे जाने लग जाता है, तो इस वजह से। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात आत्मग्लानि और पछतावे का कोई महत्व नहीं होता। सही बात है, आदमी मर गया तो फिर क्या ही। पुरुष के अस्थिर चरित्र, अस्थिर मतलब स्त्री नहीं है, कहीं भी भटक जाता है, उसकी विलासी प्रवृत्ति का चित्रण।
ऐसा कहानी में कहा गया। ठीक है, तो कानों में कंगना पहनने का तथ्य। अब जो एक कानों में कंगना जो कहानी का ही शीर्षक लेखक ने रखा है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है अपने विरोधाभास के कारण कौतूहल पैदा करना, और वही कहानी के अंत में करुणा का भाव भी व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है। टेढ़ा मेढ़ा लिखा जा रहा होगा क्योंकि मेरे फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी है। अगली कहानी है 6वीं कहानी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुलेरी जी बहुत ज़्यादा कहानियों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, और उसने कहा था 1915 में। यानी कि पहले सुखमय जीवन बीत रहा था, तभी एक कांटा लग गया। अब कांटा इसलिए लगा क्योंकि किसी ने कहा था वहाँ से मत जाना, उसने कहा था वहाँ से मत जाना, लेकिन ये वहाँ से उस रास्ते से चले गए, इसलिए कांटा लग गया। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए और आगे चलते हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यहाँ से तो पी/क्यू आपने देखा ही होगा, इसमें पी/क्यू बना है। ठीक है, इस कहानी में लगभग 25 वर्ष की घटना है। एंटी का कोई भरोसा नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। पात्र संबंध है कुछ। लहना सिंह है, ठीक है, जो एक प्रेमी है। ये 12 साल का होता है तभी इसको प्रेम हो जाता है। ये 12 साल का है, और जो ये सूबेदारनी अभी बनी है ये तब 8 साल की थी। तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। वैसे ये आदर्श प्रेम की कहानी है। तो लहना सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है जो सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह है जो बेटा है, और बजीरा सिंह है, कीरत सिंह है, अब्दुल्ला है, डाक बाबू पोलू राम है। तो ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हैं, पात्र हैं, इनको देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। उद्देश्य या विषय देख लेते हैं इसका। यह एक आदर्श प्रेम की कहानी है, बिल्कुल जैसे अभी हमने कहा। और कुड़माई शब्द इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया गया है, और इसका अर्थ यहाँ पर बहुत ही अच्छा रखा गया है, मंगनी। ठीक है, जिसको देख के सब खुश हो जाते हैं, महत्वपूर्ण। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने जब कहानियों का संकलन किया तो उसमें मैंने एक प्रश्न यहाँ से भी देखा। कहानियों के जब प्रश्नों का संकलन किया ना मैंने अलग किसी वीडियो में, तो उसमें यहाँ से एक प्रश्न देखा मैंने। कुड़माई शब्द दिया है, कुछ गधे शब्द दिए हैं, मंगनी, उनका मिलान करना था कि कौन सी कहानी से ऐसे करके ना। तो वो आपको उस दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। अगला है, जो लहना सिंह है वो मिलिट्री में दाखिल हो जाता है, यानी कि वो फौज में लग जाता है, और वहाँ वो 77 राइफल का जमादार होता है। ये भी महत्वपूर्ण है। और त्याग बलिदान की कहानी है, बिल्कुल है। अपने बचनों को निभाने के लिए जो लहना सिंह है वो प्राण भी त्याग देता है, इसीलिए तो ये आदर्श प्रेम की कहानी है। देखिए 30 सितंबर 2022 में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। ठीक है, ये प्रश्न बना था 30 सितंबर, और ये पहली शिफ्ट का है 30 सितंबर। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, और इनकी कुछ कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह हैं ये। ठीक है, तो छाया है 1912 का है, प्रतिध्वनि 25 26, कहीं पर 26 भी दिया है। आकाशदीप 1928 का है, आंधी 31 में, इंद्रजाल। आप अगर याद करना है ना तो आसानी से कर सकते हो। कैसे? छाया पड़ रही थी, ठीक है, छाया थी। अब मैं तो इस पूरी स्क्रीन पे लिख भी नहीं पाऊँगा। छाया थी, ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ। छाया थी, छाया की क्या बढ़ गई? प्रति। एक प्रति, छाया मतलब प्रति होता ना, प्रति छाया कहते हैं ना, प्रतिलिपि कहते हैं जैसे। तो वैसे ही प्रति छाया, छाया प्रति हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया। ठीक है, उसकी ध्वनि पड़ी, उसकी ध्वनि ने आकाश में गूंज मचा दी, जिससे क्या हुआ? आंधी आ गई। जिससे क्या हुआ? आंधी आ गई। और आंधी आई तो आंधी यार कौन लाएगा? इंद्र देवी लाएंगे ना। तो इंद्र का जाल है भैया, ये इंद्र का जाल ही क्या कर सकता है? ये सारा कुछ ला सकता है। ये कहाँ भाग गया? ये भी भाग गया, देखिए। अब इसके विषय पर बात कर लेते हैं। विषय है इसका आकाशदीप कहानी संग्रह में पहली चीज तो ये संकलित है, 1928 इसका प्रकाशन है। और इसमें ऐतिहासिकता और समुद्र जीवन का चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है, और मानसिक द्वंद्व, जो अंतर्द्वंद है
अब ये किसका मानसिक अंतर्द्वंद है? ये है जी चंपा का। ठीक है, होता क्या है ना, जो बुद्धगुप्त है इसका मुख्य पात्र है, जो नीचे यहाँ दिख रहा है आपको बुद्धगुप्त, उसको प्रेम होता है चंपा से, लेकिन इसने क्या किया, अपने ससुर को ही मार दिया। अब इसके बीच में एक द्वंद्व हो गया कि या तो ये अपने पिता के हत्यारे से बदला ले या तो उससे प्रेम करे। ये बड़ी असमंजस वाली बात होगी, इसमें फिल्में भी बनी हैं। तो इस कहानी का जो नायक है उसका जो है चरमोत्कर्ष चित्रण देखने को मिलता है। नायिका का जो नायिका है उसका कर्तव्य और प्रेम के बीच द्वंद्व दिखाई देता है। चंपा का अंतर्द्वंद यानी कि चंपा, ये सेम ही बात है, ठीक है, मानसिक उसी का अंतर्द्वंद है। प्रेम और कर्तव्य के बीच कर्तव्य को चुनना, और इसने कर्तव्य को ही चुना। ठीक है, पात्र संबंध है, बुद्धगुप्त है। कौन है? बुद्धगुप्त है जो नायक है। ताम्रलिप्त का क्षत्रिय है, महानाविक है, जलदस्यु है। और चंपा जो है वो नायिका है। नायक एक नाविकों के दल का एक नायक है जो मणिभद्र का सैनिक है। और जया है चंपा की दासी है, सेविका है। चलिए आगे चलते हैं। 8वीं कहानी है अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार आपके मनोविश्लेषणवादी आपके क्या हैं? उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं। ठीक है, एक आते हैं कौन कौन? जैनेन्द्र, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अज्ञेय प्लस कौन आते हैं? शेखर जोशी ना, शेखर जोशी। ये 3 लोग जो हैं मनोविश्लेषणवादी कहानीकार उपन्यासकारों में सबसे ऊपर आते हैं। तो अपना अपना जैनेन्द्र कुमार का जो अपना अपना भाग्य है ये वातायन में है, संकलित है और 1931 में लिखा गया है। इसमें क्या है, पहले यह कोलकाता से निकलने वाले पत्र विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था, बाद में इसमें हुआ। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, इसमें प्रमुख 4 अंक हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। शुरुआत इसकी नैनीताल की सुंदरता से होती है, क्योंकि मैं भी नैनीताल से ही हूँ। तो अंग्रेजी हुकूमत और अंत पहाड़ों में रहने वाले गरीब बच्चों की बेबसी आदि पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। विषय और उद्देश्य। तो इसका विषय देखते हैं, अंग्रेजों की गुलामी करने पर व्यंग। ये तो हमेशा होते ही आया है। अंग्रेजी और भारतीय सभ्यता का चित्रण, बिल्कुल। नैनीताल में पड़ रही ठंड और पहाड़ी बच्चों के शोषण पर प्रकाश डाला गया है। यदि आप कभी नैनीताल आएँ तो नैनीताल आप ठंडों में मत आइएगा, नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल मत आइए। आप जून जुलाई में आइएगा और मुझे संपर्क ज़रूर कीजिए, मैं आपको घुमाऊँगा, लेकिन सिलेक्शन के साथ, ऐसे नहीं। हाँ, पात्र संबंध। लेखिका जो एक लेखक है, लेखिका नहीं है, लेखक है, उसका एक मित्र है, एक गरीब लड़का है, वकील हैं, लेखक स्वयं है। पात्र ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसके। 10वीं कहानी है ईदगाह प्रेमचंद की। मानसरोवर भाग 8 में संकलित है, 1933 की ये रचना है। ईदगाह का मतलब होता है जो इबादत का, जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज में ईदगाह एक नमाज पढ़ने का एक स्थल है, मतलब कह सकते हैं कि इबादत करने का एक स्थल होता है। उद्देश्य, बाल मनोविज्ञान को रेखांकित किया गया है। ठीक है, और गरीबी और अमीरी के बीच फर्क दिखाया गया है। मानवीय संवेदना और जीवन मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। कुछ पात्र संबंधों को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं इसके, और यहाँ इनको आप नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं लिखे हैं, जो दिसंबर की 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे नोट्स बनाइए। पात्र संबंध में जो आमीना है, इसकी हामिद की अम्मा है। जो हामिद है ये 6 साल का एक लड़का है जो चिमटा खरीदता है। चिमटा कितने रुपए में खरीदता है? 3 रुपये में। और जो दुकानदार है वो 6 रुपये बोलता है। ठीक है, वो 6 रुपये बोलता है, लेकिन फिर अंत में दया करके वो 3 रुपये में दे देता है। अब इसके पास 3 ही रुपये होते हैं, ये कुछ भी नहीं खाता वहाँ, और इसका नाम इसने रख दिया रुस्तम-ए-हिंद। रुस्तम-ए-हिंद, ठीक है, इसका नाम रख दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा।
एक एक यहाँ पर एक एक शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका आता है महमूद एक सिपाही खरीदता। आप देखिए इसने चिमटा खरीदा, ये मिलान में भी आया था, एक PYQ में मेरे को ध्यान आ रहा है। महमूद ने सिपाही खरीदा था, हामिद ने चिमटा खरीदा था। अभी इनके कुछ और दोस्त हैं, जैसे मोहसिन है, मोहसिन ने भिस्ती खरीदा था। ठीक है, नूरे ने वकील खरीदा था, सम्मी खानजनी धोबिन उसने खरीदा था। गौड़ पात्र हैं, इनको आपको इतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एंटी का कोई भरोसा तो ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 जून, मतलब इसी का एक प्रश्न बना है, इसी कहानी में एक प्रश्न बना है। और कब? अभी हाल ही में, अभी रिजल्ट भी नहीं आया इसका। 17 जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में इसका प्रश्न पूछा गया था। कोटेशन है, और ये पूछा गया किसका कोटेशन है? अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, होता, ठीक है, चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सभी हमसे मिले, इनसे होना चाहिए था ना, इनसे होगा, ठीक है, इनसे मिले रहते हैं। रात को यह लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, पुकारते रहो। ठीक है, अब ये पूछा गया था ईदगाह कहानी में यह संवाद किसका है? तो ये मोहसिन का था, हामिद का भी नहीं था, मोहम्मद कौन कौन है इसके पात्र? महमूद ना, तो इनका किसी का नहीं, ये था मोहसिन का। गैंग्रीन उर्फ रोज, सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे की ये रचना है। ठीक है, विपदगाह जो इनका 37 में संकलित एक कहानी एक प्रकाशित हुआ, उसी में ये संकलित है, और ये 37 में ही लिखी भी गई है, 1937 में ही लिखी गई है। ठीक है, अकेलेपन में घुटती अभावग्रस्त निरस उदास जीवन में छटपटाती स्त्री का चित्रण है। ठीक है, जिसका नाम मालती है। वर्गीय परिवार में यांत्रिक जीवन बिताने वाली उदास स्त्री की मानसिक पीड़ा है। मालती का एक प्रकार से अंतर्द्वंद है, उसकी समस्याएं इसमें ली गई हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, बिल्कुल, जैसे ईदगाह है वो भी एक मनोवैज्ञानिक है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इस कहानी में संकेतों के माध्यम से बात कही जाती है। चलिए आगे चलते हैं। पात्र संबंध महत्वपूर्ण है। महेश्वर, अभी 17 जून के ही एक उसमें एक प्रश्न बना था, और इसको महेश्वर को विश्वेश्वर कह दिया, कथन में पूछा गया था, वो मैंने अब इसलिए कह रहा हूँ, आप ज़रूर से उसको देख लीजिए। विश्वेश्वर कहा गया उसको, ठीक है, कथन में कह दिया कि जो मालती का पति है वो विश्वेश्वर है, और वो एक छोटे से स्टेशन का मास्टर है, रेलवे स्टेशन का। फिर दूसरा कथन ऐसे ही पूछा गया था, तो इसमें थोड़ा सा गजबजा जाते हैं बच्चे ना। महेश्वर नाम है मालती के पति का, मालती, और मालती का एक बेटा है टिट्टी। ठीक है, और जो कथावाचक है, जो कथा कहता है, वो मालती का दूर का भाई है। 17 जून, हाँ ये मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है ठीक है। 17 जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया जो मैं अभी आपसे कह रहा था। देखिए, रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती, मांगती हो गया ना ये, मालती, ठीक है, मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है, नहीं महेश्वर था, तो ये प्रश्न पहले गलत हो गया। फिर इसने आपके ध्यान को और भी भटकाने के लिए इसके आगे और जोड़ दिया, कह दिया विश्वेश्वर है और वे एक छोटे स्टेशन मास्टर हैं। ठीक है, आपका जो आपका ध्यान है वो थोड़ा और आगे जाए करके। चीप की दावत कहानी में चीप के आग्रह पर माँ ने एक पुराना अप्पा दो पतर अनारा दे गाकर सुनाया। ये बात तो सही थी, लेकिन ये बात गलत थी, इसमें ये आंसर इसका गलत हो रखा है। ठीक है, इसमें जो सही बात है, जो सही है वो दूसरा तो सही है, ठीक है, दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। इसको सही कर दो, इसको गलत, इसको गलत कर दो, इसको सही कर दो। चलिए और आगे चलते हैं। राही सुभद्रा कुमारी चौहान, सीधे साधे चित्र में जो है ये संकलित है। ठीक है, सीधे साधे चित्र में संकलित है, और सीधे साधे चित्र 1947 का है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कहानियां हैं, जैसे बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। जो ये उन्मादनी है 1934 की है,
ठीक है, उन्मादिनी। चलिए आगे चलते हैं। इस कहानी का जो है उद्देश्य ये है, या विषय कह लीजिए, उद्देश्य कह लीजिए, ठीक है। तो इस कहानी में क्या है, यह कहानी जेल के अनुभवों पर आधारित है। इस कहानी में गरीबों की पीड़ा का चित्रण किया गया है। भूख के लिए चोरी की मजबूरी पर प्रकाश डाला गया। अब कौन करती है, जो चोरी कौन करती है, तो एक गरीब महिला है जिसका नाम यहाँ पर राही दिया गया है, ठीक है। तो ये चोरी करती है। सत्याग्रह में शामिल सत्ता लोलुप लोगों पर व्यंग किया गया है। मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। को सही रास्ते, गुमराह जो लोग गुमराह हो चुके हैं उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया गया है। दो ही पात्र हैं, एक हैं जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो एक सत्याग्रही आंदोलनकारी हैं, और राही जो गरीब महिला है जिसने चोरी की थी भूख के लिए, अनाज की पोटरी की, ठीक है। और पुलिस ने उसको वहीं पर पकड़ लिया था, इसलिए वो भी जेल में आ गई है। सिक्का बदल गया कहानी। कृष्णा सोबती प्रतीक पत्रिका में जो है, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो अज्ञेय की जो एक पत्रिका है, ठीक है। 1947 विभाजन के राजनीतिक सामाजिक पहलुओं से हटकर अत्यंत मार्मिक मानवीय पहलुओं को कहानी में वाणी दी गई है, ठीक है। घर बार को छोड़ने की पीड़ा को केंद्र में रखा गया है। यह कहानी बादलों के घेरे में प्रकाशित है, और ये 1980 का है, ठीक है। यह जो बादलों के घेरे में, ये आपका 1980 का है। इसके कुछ पात्र हैं, चलिए पात्रों को देखते हैं। पात्र संबंध है, शाहजी हैं, साहनी हैं, दाऊद खां हैं, मुल्ला है, और शेरा है, जैना है, ठीक है। ऊपर के आप याद रख लीजिए दाऊद खां तक, ठीक है, इतने पूछे जाते हैं। राजा निरंबसिया, कमलेश्वर, और 1957 की ये रचना है। बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त स्त्री चंदा का अंतर्द्वंद है। देख रहे हैं, हर जो कहानी है उसमें एक स्त्री आ रही है, उसके अंतर्द्वंद को लेकर एक कहानी बन जा रही है, ठीक है। संदेह से विवाहित जीवन का विघटन, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। राजा निरंबसिया की कहानी लेखक की माँ सुनाती है। राजा निरंबसिया जो है, एक राजा है जिसका नाम है निरंबसिया, उसकी कहानी कौन सुनाती है, तो लेखक की माँ सुनाया करती थी। प्रमुख पात्र हैं, चंदा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है चंदा, और चंदा का पति है जगपति, जो बीमार रहता है, बिस्तर में ही पड़े रहता है, गरीबी है, लाचारी है, विवशता है, अनाज नहीं है। तो यही एक व्यथा इस कहानी के माध्यम से कही गई है। जगपति चंदा का पति है, ठीक सेम बात होगी। बच्चन सिंह जो कस्बे के अस्पताल का कंपाउंडर है। दयाराम है, और भतियारिन, ठीक है, जो ये राजा निरंबसिया की जो पत्नी है उसका नाम है क्या, भतियारिन, ठीक है, नाम ही अजीब सा है। 30 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उसकी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो वहाँ पर दो चार और आपको कहानियाँ दी गई थी, उनमें से जो है सही आंसर था राजा निरंबसिया। अगला है चीप की दावत, भीष्म साहनी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न हमेशा पूछे ही गए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य को जान लेते हैं। मध्यवर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उसकी महत्वाकांक्षा में पारिवारिक रिश्तों के विघटन को उजागर किया गया है ना। आजकल भी ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आधुनिक परिवारों में बूढ़ों की किस प्रकार परीक्षा होती है, उनकी दुर्दशा का वर्णन इसमें किया गया है। झूठी प्रियता का प्रदर्शन किया गया है। जीवन के यथार्थ और पात्रों के मनोवैज्ञानिक का कुशल समन्वय इस कहानी में दिखाई देता है। बहुत ही प्यारी कहानी है, आज के समय पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिलेट करती है यथार्थ से। सामनाथ है, सामनाथ की पत्नी है, बूढ़ी माँ है, चीप की
पत्नी भी आती है दाऊद खाने। चलिए आगे चलते हैं। लालच है इसमें एक तरह से, उसके लिए अपनों का त्याग है। कोसी का घटवार, शेखर जोशी, 1958। यह कहानी जो है फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। पद्धति मतलब शैली, ठीक है, शैली में लिखी गई है और इम्पोर्टेंट है। आंचलिक कहानी है। आंचलिक क्योंकि अंचल के जो आंचलिक मतलब होता है कि जो गांव कस्बे को लेकर लिखी गई है, वहाँ क्षेत्र विशेष को उसको लेकर लिखी गई कहानी। कोसी के घटवार में संकलित है ये, ठीक है, उनका एक कहानी संग्रह है और इसमें टोटल 10 कहानियाँ संकलित हैं। किसमें? कोसी के घटवार में। कुछ पात्र हैं। गुसाई है जो पंचक्की चलाता है। लक्ष्मा है, राम सिंह की पत्नी है, राम सिंह है, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था इस बार। मुख्य विषय परंपरागत नैतिकता की झलक, प्रेम का आदर्श स्वरूप और निस्वार्थ प्रेम, सम्मान, स्वाभिमान, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। 17 जून 2023 और पहली शिफ्ट का प्रश्न है। कोसी के घटवार में लक्ष्मा के संबंध में आए काला चरेव, कुमाऊनी का शब्द है चरेव, का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सुहाग चिन्ह। इसको जैसे आप मंगलसूत्र कहते हैं ना, वही है ये। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी कसम कहानी, फणिवेश्वर नाथ रेणु, 1959 की कहानी है। यह ठुमरी कहानी में संकलित है, पहली चीज़, और ठुमरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्य कथा हीरामन और हीराबाई के आकर्षण की है। मूल संवेदना प्रेम है। मथुरा कंपनी की काम करने वाली औरत है, कानपुर की रहने वाली है, ठीक है, तो मथुरा की है, ठीक है, जो कंपनी है वो कहाँ की है? मथुरा की, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो 3 कस्में खाई हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नायक ने 3 कस्में खाई। पहली कसम तो ये खाई, चोरी का सामान नहीं ला देगा। एक बार वो नेपाल इधर बॉर्डर से कहीं कुछ सामान लेके आ रहा था, तो उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसका जो है उसकी अच्छे से खातिरदारी कर दी। तो उसने कहा कि आज से मैं चोरी का सामान नहीं ला दूंगा। अब बांस गाड़ी में एक दिन लाद दिया था, तो कुछ लोगों को लग गई थी, तो वो हट्टे कट्टे थे, उन्होंने भी इनको थोड़ा सा मार दिया। तो इसने कहा कि उस दिन से मैं बांस भी गाड़ी में नहीं ला दूंगा। फिर कंपनी की औरत से आकर्षण तो हुआ, पर उसका कोई अच्छा ऐसा रिप्लाई नहीं आया। तो फिर इसने कहा कि भाई मैं तीसरी कसम लेता हूँ कि मैं कंपनी की औरत को भी नहीं बैठाऊँगा। कहानी में कुछ आए शहरों के नाम, देखिए ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए क्योंकि एनटीए ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है। कानपुर, सिरपुर, चंपानगर, फिरबीजगंज, तेगछिया गांव और नंदपुर। ये तो बहुत बार बोलता है, वो तेगछिया गांव जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पात्र हैं, पात्रों को देखते हैं। हीरामन है जो गाड़ीवान है, बैलगाड़ी चलाता गाड़ीवान है ये। और हीराबाई है जो कंपनी की औरत है। धुन्नी राम है, लाल मोहर हैं, पलटदास हैं और लहसनवा है। अब ये जो है कंपनी में काम करती है, मतलब ये नाच गाने इस तरह का काम करती है, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न बना था, तीसरी कसम कहानी के पात्र। हम तीसरी कसम तो कर ही नहीं रहे ना, हम कौन सा कर रहे थे? तीसरी कसम तो कर रहे हैं, ठीक है। 30 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और 5 इसमें जो है पात्र पूछे गए थे, जिनमें से मैंने 3 ही रख दिए। लाल मोहर, ठीक है, और ये 3 जो है वहाँ पर विकल्प में थे और 2 और थे। लाल पान की बेगम, ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु, इनकी 2 कहानियाँ लगी हैं। यह कहानी भी जो है ठुमरी में संकलित है और ठुमरी कब की है? तो 57 की है, ठीक है, 1957 की है। बिरजू है जिसकी उम्र 7 साल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और जिसका मूल नाम, ठीक है, जैसे बंटी का मूल नाम पूछा गया था वैसे इसका नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट में रख दीजिए। बिरजू की माँ है, गौड़ पात्र हैं, जंगी की पुतहू, चंपिया, चुनरी, चुनरी नहीं था यहाँ पर, सुनरी होना चाहिए था, सुनरी, ठीक है। सिद्धू, सिद्धू की बहू,
लरेना खास और मियाँ जान, बाबू साहिब, ऐसे नाम तो याद हो ही जाएंगे। चलो, उद्देश्य और विषय। उद्देश्य क्या है इस कहानी का? रुकिए, इस कहानी में जो है स्त्री सशक्तिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानवीयता का स्रोत लोक संस्कृति को मानती है, बहुत अच्छी बात है। और कहानी में सामान्य जनजीवन, सामाजिक संबंध, सोच और भावनाओं में विरोध परिस्थितियों के बावजूद मानवीयता का विकास दिखाई देता है। ठीक है, इस कहानी में बलराम मेले का वर्णन है, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बलराम मेले का। चलिए और आगे चलते हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा 1959 की है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिंदे कहानी में आधुनिक परिवेश में आधुनिक मानव की अंतर कथा कही गई है। लतिका के दिव्य, अलौकिक और एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति इस कहानी में हुई है, बहुत अच्छी बात। और इसमें जो है पलायनवादी प्रवृत्ति का चित्रण है, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में लोग बस रहे हैं, गांव से शहर, पलायन किसी तरह का भी हो सकता है। पात्र संबंधों को देखते हैं। लतिका है जो कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका है। सुधा है हॉस्टल की लोकप्रिय लड़की रही है। जूली हॉस्टल की लड़की जो फौजी से प्रेम करती है। और करीमुद्दीन है, डॉक्टर मुखर्जी है, ग्रीस नेगी है, कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन है, जिससे लतिका प्रेम करती है। ठीक है, लतिका किसी और से प्रेम करती है और जो हर्बट है वो लतिका से प्रेम करता है। गोलमोल चल रहा है सब। प्रिंसिपल वुड साहब हैं और बहुत ही जो है क्रूर व्यवहार के हैं, तो इनको सभी ओल्ड मैन कहते हैं। और इनमें जो डॉक्टर मुखर्जी है वही सर्वाधिक जीवंत पात्र है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा का एक उद्धरण है और ये उद्धरण किसका है, किस लेखक का उदाहरण है, यही पूछा गया है। तो ओ हेनरी का ये उदाहरण है और ये 17 जून 2023 में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में, अभी हाल ही में। चलिए एक और है, 5 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। तो इसमें है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर तो कभी कमज़ोर हो जाता और उसे भुगत भी रहा है। ठीक है, उपरोक्त कथन किस कहानी का, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी इसी का है। अगला है पिता कहानी, 19वीं कहानी है पिता। ठीक है, 2-3 कहानियाँ और बची हैं। पिता कहानी ज्ञान रंजन 1965। इस कहानी में पिता पुत्र संबंधों को यथार्थ रूप में दिखाया गया है। दोनों के बीच प्रेममय और भावनात्मक दूरी को व्यक्त किया गया है। भावनात्मक लगाव को रेखांकित किया है, बात एक ही है। ठीक है, इसके ज़्यादा पात्र महत्वपूर्ण नहीं है। पिता हैं, पुत्र हैं, कप्तान हैं, दादा हैं, भाई हैं, ऐसे ही परिवार के ही सारे लोग हैं मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर, हरिशंकर परसाई 1968। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक जो हैं लेखक हैं, बहुत सारी व्यंग्य पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं। तो यह फैंटेसी शैली में लिखा गया है। मुख्य विषय वर्तमान व्यवस्था पर करारा प्रहार इस पर देखने को मिलता है। निर्दोषों को जेल में डाल दिया जाता है और गुनहगार जो है उनको छोड़ दिया जाता है। और इस कहानी में विज्ञान और वैज्ञानिकों को नकारा गया है। ठीक है, क्योंकि चाँद पर चले जाते हैं और हमारा चंद्रयान जाने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पात्र संबंध है, मातादीन पुलिस और कुछ मंत्री हैं, कोतवाल हैं। अब इसमें एक प्रश्न बना था, देखिए प्रश्न क्या बना था, कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एनटीए का जो लेबल देखिए आप। इंस्पेक्टर मातादीन कहानी के अनुसार मातादीन के चाँद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाइए।
बात नहीं, बाद का कर्म, ठीक है। पहले से बाद के कर्म में लगाइए, तो पहले जाके क्या किया, फिर क्या किया, ऐसे ही यहाँ पर 4 ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन मैं सही उत्तर को लेके आया हूँ। तो सी सबसे पहले आएगा, यानी कि थानों में जो है यहाँ पर हनुमान होना चाहिए, ठीक है। हनुमान मंदिर या हनुमान मंदिर, एक बार इसे कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है ये उल्टा छप गया हो। तो हनुमान मंदिर जो है बनाया गया, 2 बार छपा, बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद ई सही है, पुलिस वालों की जो है तनख्वाह कम कर दी, दूसरा काम ये कर दिया। तीसरा काम कर दिया सर, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। डी, यानी कि पुलिस का मानवतावादी इस धारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया कि भाई आप भी एक अच्छे आदमी हो, मानवतावाद, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, ये उनको सिखाया। उसके बाद ए, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया कि कैसे चश्मदीद गवाह बना सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं एनटीए। आज की वीडियो का और हमारे पाठ्यक्रम की जो लास्ट कहानी है, अमृतसर आ गया भीष्म सहानी और 1973, प्रकाशन वर्ष 1973। विभाजन की आड़ में सांप्रदायिकता का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। सरदार जी हैं, 3 पठान व्यापारी हैं, एक बुढ़िया है, और इतने, इसमें ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही महत्वपूर्ण था। तो आप ज़रूर से नोट्स बना के इनका रिवीजन ज़रूर से कर लीजिए और एमसीक्यू कर लीजिए। और जो वीडियो अभी आपने नहीं देखा, जिसमें मैंने कहानियों के सभी प्रश्नों को संकलित किया, उसको ज़रूर से देख लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे आत्मविश्वास को भी बढ़ाइए, और सहयोग ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, लाइक कर, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।